नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। स्टीवन कोवी की क्लासिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। हाँ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वाकई एक लैंडमार्क किताब है। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस किताब के सार को, इसके जो मुख्य विचार हैं, उनको समेटते हैं। और हमारा मकसद है कि इन नोट्स के जरिए कोवी का जो मूल संदेश है उसे समझें और देखें कि ये सिद्धांत आज भी क्यों इतने रेलेवेंट हैं, है ना? बिल्कुल पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। बिल्कुल सही। और देखिए, ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं बताती है। हाँ, कोवी एक बहुत बुनियादी फर्क पर जोर देती है, पर्सनालिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक। पर्सनालिटी एथिक बनाम कैरेक्टर एथिक। हाँ, ये मैंने सुना है। क्या मतलब है इसका आसान भाषा में? देखिए, आजकल हम अक्सर पर्सनालिटी एथिक पर बहुत ध्यान देते हैं। बाहरी छवि कैसी है, बात करने का तरीका, स्किल्स। अच्छा, मतलब ऊपर ऊपर की चीजें। हाँ, एक तरह से वो जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन कोवे कहते हैं कि जो असली, जो टिकाऊ प्रभावशीलता है ना, वो कैरेक्टर एथिक्स से आती है। कैरेक्टर एथिक्स। जैसे ईमानदारी, सच बोलना, न्याय, धैर्य। ये जो बुनियादी सिद्धांत है, ये वो जड़ें हैं जिनसे असल में सफलता का पेड़ उगता है। उनका पूरा नजरिया ही अंदर से बाहर वाला है। पहले अपने चरित्र पर काम करो, फिर बाहरी चीजें, रिश्ते, वो अपने आप बेहतर होते जाएंगे। ये अंदर से बाहर वाला आइडिया बड़ा दिलचस्प है। पहले अंदर सुधार, फिर बाहर असर दिखेगा। एग्जैक्टली। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं, जो शायद इसी नींव पर बनी है। सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सुनने में तो सीधा लगता है, पर मतलब क्या इसका रोजमर्रा की जिंदगी में? सक्रिय होने का मतलब सिर्फ पहल शुरू करना ही नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। अच्छा। प्रतिक्रिया कैसे चुने? तो मतलब जो होता है और हम जैसा रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में चुनने का मौका है। बिल्कुल। और ये प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव होने से एकदम उल्टा है। प्रतिक्रियात्मक जैसे कोई उदाहरण? जैसे ट्रैफिक में किसी ने कट मारा और एकदम से गुस्सा आ गया। हाँ, या ऑफिस में किसी ने कुछ कहा और बुरा लग गया। हाँ, बिल्कुल। प्रतिक्रियात्मक लोग बाहरी चीजों से कंट्रोल होते हैं। मौसम खराब है तो मूड खराब, किसी ने कुछ कह दिया तो दिन खराब। हाँ, होता है ऐसा। वो अक्सर कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, या उसने मेरा मूड ही खराब कर दिया। जबकि सक्रिय व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनता है। जैसे आपने ऑफिस वाला उदाहरण दिया, किसी सहकर्मी ने आलोचना की तो तुरंत गुस्सा होने या सफाई देने के बजाय वो शायद एक पल रोके, सोचें। हाँ, सोचें कि इसके पीछे क्या बात हो सकती है, और फिर ठंडे दिमाग से रचनात्मक तरीके से जवाब दें। वो अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। तो ये अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी है। इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जा सकता है? आपने नोट्स में भाषा पर ध्यान देने की बात कही थी। हाँ, भाषा बहुत कुछ बताती है हमारे बारे में। आप ध्यान दीजिए कि आप कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कहते हैं अरे यार मुझे ये करना पड़ेगा? हाँ, अक्सर मजबूरी लगती है। ये प्रतिक्रियात्मक भाषा है, ये मजबूरी दिखाती है। सक्रिय भाषा होगी मैं इसे करना चुनता हूँ, या मैं ये करूंगा। मुझे करना होगा वर्सेस मैं करना चुनता हूँ, फर्क है। बहुत फर्क है। या जैसे अगर ऐसा हुआ तो के बजाय मैं पक्का करूंगा की कहना। अपनी भाषा को धीरे धीरे बदलने से आपकी सोच भी बदलने लगती है। आप अपनी जिम्मेदारी लेने लगते हैं। अपनी जिम्मेदारी लेना, ये बात तो ठीक है। और ये हमें नेचुरली दूसरी आदत की तरफ ले जाती है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है ना? हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिंदगी में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। मंजिल मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स। उससे भी गहरा, कोवी एक एक्सरसाइज करने को कहती हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में हैं। ओह, थोड़ा अजीब है। हाँ, पर सोचिए आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें, आपने कैसी जिंदगी जी, क्या फर्क पैदा किया। ये सोचने से आपको अपने असली मूल्य, आपके कोर वैल्यूज पहचानने में मदद मिलती है। लाइफ का पर्पस क्या है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ गोल सेट करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कौन से गोल असल में मेरे लिए मायने रखते हैं, मेरे वैल्यूज के हिसाब से। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये रोजमर्रा के कामों में, छोटे मोटे फैसलों में कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता? हर छोटी चीज को इतने बड़े स्केल पर सोचना। नहीं, इसे ऐसे नहीं देखना। ये एक कंपास की तरह है, दिशा दिखाने वाला यंत्र।
हर कदम का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं। अच्छा, कंपास की तरह। हाँ, ये आपको बड़े फैसले लेने में मदद करता है। जैसे करियर चुनना है तो सिर्फ सैलरी या पोस्ट नहीं देखेंगे। आप सोचेंगे, क्या ये काम मेरे लिए वाकई मीनिंगफुल है? क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म विजन और वैल्यू से मैच करता है? समझ गया। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना। आप कौन हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक तरह का निजी संविधान। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, ये क्लैरिटी देगा। अच्छा, तो जब ये पता चल गया कि जाना कहाँ है, आदत 2, तो अगला कदम है कि वहां पहुंचने के लिए अपने टाइम और एनर्जी को सही तरीके से मैनेज किया जाए। बिल्कुल, और यहीं पर तीसरी आदत आती है। पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, सही? वो फेमस मैट्रिक्स वाला। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। ये आदत 2 आपकी दिशा, आपका कंपास को आदत 1 आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जिम्मेदारी के साथ जोड़कर एक्शन मिलाती है। अच्छा। और इसका जो हार्ट है वो कोवी का मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, जो कामों को 2 पैमानों पर देखता है, जरूरी इंपॉर्टेंट और तत्काल अर्जेंट। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1 जरूरी और तत्काल, जैसे कोई क्राइसिस, डेडलाइन। क्वाड्रेंट 3 तत्काल पर जरूरी नहीं, जैसे कुछ फोन कॉल्स, बेवजह की मीटिंग्स। और क्वाड्रेंट 4 ना तत्काल ना जरूरी, टाइम पास। बिल्कुल। और कोवी कहती हैं कि हम अक्सर क्वाड्रेंट आई आग बुझाना और क्वाड्रेंट 3 दूसरों की अर्जेंसीज में ही फंसे रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। दिन कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। और जो असली प्रभावशीलता है वो आती है क्वाड्रेंट 2 से। क्वाड्रेंट 2? हाँ, वो काम जो जरूरी तो हैं लेकिन तत्काल नहीं लगते, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते मजबूत करना, नई स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना, तैयारी करना, नए अवसर तलाशना। ये चीजें हम टालते रहते हैं क्योंकि अर्जेंट नहीं लगती। एग्जैक्टली। लेकिन यही वो काम है जो लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। जो वाकई सफल लोग होते हैं वो क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं। वो संकट आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे रोकने के लिए पहले से काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को ना कहना सीखना होगा। बिल्कुल। ताकि क्वाड्रेंट 2 के लिए जगह बन सके, जैसे बार बार फोन चेक करने की आदत छोड़ना, या जो मीटिंग जरूरी नहीं है उसमें ना जाना। हाँ बिल्कुल। और क्वाड्रेंट 2 के कामों को जानबूझकर अपने शेड्यूल में जगह देनी होगी। जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, वैसे। अच्छा, प्लान करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हर हफ्ते प्लानिंग के लिए 1 घंटा निकालना, या किसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए तय करना कि आप हफ्ते में 1 बार क्वालिटी टाइम बिताएंगे। ये प्रोएक्टिव होने आदत 1 का प्रैक्टिकल तरीका है। आप अपने समय का कंट्रोल बाहरी दबावों को नहीं, बल्कि अपनी तय की हुई प्राथमिकताओं को देते हैं। समझ गया। ये पहली 3 आदतें, सक्रिय बनना, अंत को ध्यान में रखना और पहली चीजें पहले करना, ये तो खुद पर महारत हासिल करने जैसी हैं, पर्सनल लेवल पर। बिल्कुल। कोवी इन्हें व्यक्तिगत जीत, प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं ना, ये फाउंडेशन है। एकदम सही कहा आपने। जब आप में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, खुद पर कंट्रोल होता है, तभी आप दूसरों के साथ असरदार तरीके से काम करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा। और यहीं से सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री की आदतें शुरू होती हैं। और चौथी आदत है जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। विन विन, ये तो बहुत सुना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? दुनिया तो अक्सर कंपटीशन वाली लगती है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, विन लूज। या कभी कभी हम खुद ही हार मान लेते हैं, लूज विन। देखिए, कवि मानती हैं कि विन विन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है, एक माइंडसेट है। माइंडसेट। हाँ, ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है, अबंडेंस मेंटालिटी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कुछ ज्यादा मिल गया तो आपके लिए काम हो जाएगा, स्केर्सिटी मेंटालिटी। ये नजरिया तो अलग है। हाँ, ये मानना कि एक इंसान की सफलता दूसरे की हार पर टिकी नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में, बातचीत में, हर सिचुएशन में ऐसा हल ढूंढना मुमकिन है जहां दोनों पार्टी संतुष्ट महसूस करें और उस हल के लिए कमिटेड रहें। लेकिन इसमें तो हिम्मत भी चाहिए होगी, अपनी बात रखने की और दूसरे की बात समझने का लिहाज भी। बिल्कुल। कोवे से साहस और विचारशीलता का संतुलन कहती हैं। आपको अपनी जरूरतें और अपनी भावनाएं साफ साफ कहने की हिम्मत चाहिए। हाँ।
और साथ ही दूसरे पक्ष की ज़रूरतें और उनके नज़रिए को गहराई से समझने और उनका सम्मान करने की विचारशीलता भी चाहिए। ये कॉम्प्रोमाइज से अलग है, जहाँ दोनों थोड़ा थोड़ा खोते हैं। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज से अलग है और ये सिर्फ अच्छा बनने, लूज विन से भी अलग है। ये आपसी फायदे, म्यूचुअल बेनिफिट की तलाश है। जैसे सैलरी नेगोशिएशन में सिर्फ अपनी मांग पर अड़े रहने या तुरंत मान जाने के बजाय एक ऐसा रास्ता निकालना जिससे कंपनी को भी लगे कि उन्हें अच्छा एम्प्लॉय मिला और एम्प्लॉय को भी लगे कि उसकी कद्र हुई, दोनों जीतें। और ऐसे विन विन हल खोजने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि दूसरे पक्ष के लिए जीत का मतलब क्या है। बिल्कुल। यह मैं सीधे 5वीं आदत पर लाता है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सुनने में तो यह भी बहुत लॉजिकल लगता है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। निश्चित रूप से ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है, लेकिन उतनी ही शक्तिशाली भी। हम में से ज्यादातर लोग जब सुनते हैं ना, तो समझने के इरादे से नहीं सुनते। तो फिर हम जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। या तो हम बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में अगला पॉइंट बना रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। कोवी यहाँ पर सहानुभूतिपूर्ण सुनने की बात करती हैं। मतलब सिर्फ कानों से नहीं सुनना, बल्कि आंखों और दिल से भी सुनना। आंखों और दिल से? हाँ, दूसरे व्यक्ति के नजरिए को, उनकी भावनाओं को, उनके अनुभव को वाकई महसूस करने की कोशिश करना, उनके जूते में पैर डालकर देखना। सहानुभूतिपूर्ण सुनना, ये सिर्फ चुप रहकर सिर हिलाना नहीं है ना, या सिर्फ ये कहना कि हाँ मैं समझ रहा हूं। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और उनके मतलब को रिफ्लेक्ट करना शामिल है, पैराफ्रेज करना। जैसे कहना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, या अगर मैं सही समझ रही हूं तो आपकी मेन चिंता ये है कि। अच्छा, मतलब उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना, कंफर्म करने के लिए। हाँ, और सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि छुपी हुई भावना को भी। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को एक तरह की मनोवैज्ञानिक हवा देते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, किसी ने मुझे सच में सुना और समझा। और जब लोगों को ऐसा महसूस होता है ना, तभी वो आपके विचारों और सुझावों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये विश्वास बनाने की, ट्रस्ट बिल्ड करने की कुंजी है। ये तो रिश्तों में, टीम वर्क में हर जगह कितना जरूरी होगा। अच्छा, तो जब लोग एक दूसरे को समझते हैं, आदत 5 और आपसी फायदे आदत 4 की सोचते हैं, तब क्या होता है? तब आती है छठी आदत, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। ये शब्द सुनने में थोड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सा लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा वैसा है, पर इसका मतलब बहुत गहरा और सुंदर है। तालमेल का सीधा सा मतलब है कि पूरा जो है वो उसके हिस्सों के जोड़ से ज्यादा है। मतलब 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। 1 + 1 = 3 कैसे? ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है, रचनात्मक सहयोग। जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव, अलग अलग ताकत वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए और आपसी समझ, आदत 4 और 5 के साथ काम करते हैं, तो वो ऐसे हल या ऐसे आइडियाज पैदा कर सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। तो ये सिर्फ मिलकर काम करना यानी टीम वर्क नहीं है? ये उससे ज्यादा है। ये मतभेदों को महत्व देना है, डिफरेंसेस को वैल्यू करना है। मतभेदों को? हमें तो लगता है मतभेदों से प्रॉब्लम होती है। तालमेल मतभेदों को बर्दाश्त करना या उनसे समझौता करना नहीं है, बल्कि उनका जश्न मनाना है। ये समझना कि हर व्यक्ति दुनिया को अलग तरह से देखता है और यही विविधता, यही डिफरेंस नए और बेहतर रास्ते खोल सकता है। अच्छा। टीम में, परिवार में, किसी भी ग्रुप में जब लोग खुलकर अपने विचार रख पाते हैं, एक दूसरे को सम्मान के साथ चैलेंज कर सकते हैं और नए विकल्प खोजने के लिए तैयार होते हैं, तब सिनर्जी पैदा होती है। और ये तभी होता है जब लोगों में असुरक्षा की भावना न हो और विश्वास का माहौल हो। यानी पहली 5 आदतें इस छठी आदत तालमेल के लिए एक तरह से जमीन तैयार करती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सभी आदतों को लगातार बनाए रखने के लिए, इनको प्रैक्टिस करते रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वरना हम थक जाएंगे, वापस पुरानी आदतों में चले जाएंगे। हाँ, यहीं पर 7वीं और अंतिम आदत आती है, आरी तेज करें। शार्पन द सॉ। हाँ, ये नाम मुझे हमेशा उस लकड़हारे की कहानी याद दिलाता है जो पेड़ काट रहा था। हाँ, वही कहानी। वो लकड़हारा पेड़ काटने में इतना बिजी था कि उसके पास अपनी आरी तेज करने का टाइम ही नहीं था, और धीरे धीरे उसकी काटने की स्पीड और क्षमता कम होती गई। तो ये आदत हमारे सबसे जरूरी एसेट यानी खुद को नियमित रूप से नया करने, रिन्यू करने के बारे में है। अगर हम ये नहीं करते तो बाकी 6 आदतें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी।
हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। कोवी इसके 4 जरूरी पहलू बताते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भावनात्मक और आध्यात्मिक। सही कहा आपने, चारों जरूरी हैं। पहला शारीरिक, मतलब एक्सरसाइज, अच्छा खाना पीना, पूरी नींद लेना, स्ट्रेस मैनेज करना, अपने शरीर का ध्यान रखना। हाँ, ये तो बेसिक है। दूसरा मानसिक, पढ़ना, लिखना, कुछ नया सीखना, योजना बनाना, विजुअलाइज करना, अपने दिमाग को तेज रखना, उसे खुराक देना। ठीक है। तीसरा सामाजिक भावनात्मक, दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाना, सहानुभूति रखना, आदत 5, सेवा करना, विन विन सोचना, आदत 4, अपने इमोशनल बैंक अकाउंट को भरना। रिश्तों में इन्वेस्ट करना। और चौथा आध्यात्मिक, ये धर्म से जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब है अपने कोर वैल्यूज से जुड़ना, प्रकृति में समय बिताना, मेडिटेशन करना, अच्छा संगीत सुनना या आर्ट एंजॉय करना, वो चीजें जो आत्मा को शांति और प्रेरणा दें। और ये चारों जुड़े हुए आपस में? हाँ बिल्कुल, और इनमें बैलेंस बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम जा रहे हैं और बाकी सब इग्नोर कर दिया। और ये कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये जरूरी है। जैसे प्लेन में कहते हैं, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। एग्जैक्टली। अगर हमारी ही आरी कुंद होगी तो हम किसी और के लिए या अपने लक्ष्यों के लिए असरदार कैसे हो सकते हैं? ये भी क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी हुई फिर। जरूरी पर अक्सर अर्जेंट नहीं लगती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये क्लासिक क्वाड्रेंट 2 है, इसीलिए इसे जानबूझकर अपने जीवन में शामिल करना पड़ता है, प्लान करके टाइम निकालना पड़ता है। रोज या हर हफ्ते इन चारों क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना ही बाकी सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो इन 7 आदतों को अगर हम एक साथ देखें, व्यक्तिगत जीत से शुरू होकर फिर सार्वजनिक जीत और फिर लगातार खुद को रिन्यू करना, ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क लगता है। इतने साल हो गए इस किताब को, आज भी ये इतनी रेलेवेंट क्यों है? क्या असर रहा है इसका? इसका असर तो बहुत जबरदस्त रहा है। लाखों, शायद करोड़ों लोगों ने इसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बदलने के लिए इस्तेमाल किया है। लीडरशिप की दुनिया में तो इसने फोकस को बाहरी दिखावे और तकनीकों से हटाकर चरित्र, विश्वास और सिद्धांतों पर ला दिया है। और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि ये टाइमलेस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। जिम्मेदारी लेना, मकसद तय करना, प्राथमिकताएं तय करना, आपसी सम्मान, समझना, सहयोग करना, खुद का ख्याल रखना, ये सिद्धांत किसी खास कल्चर या समय से बंधे नहीं है। सही बात है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, बाहरी सफलता पर इतना जोर है, वहाँ कोवी के सिद्धांत हमें एक गहरी, ज्यादा टिकाऊ और मीनिंगफुल इफेक्टिवनेस की ओर वापस खींचते हैं। ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये वाकई जीवन जीने का एक दर्शन है। सच में ये सिर्फ काम निपटाने, गेटिंग थिंग्स डन के बारे में नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत केंद्रित जीवन जीने के बारे में है। तो हमने स्टीफन कोवी की प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें पर आधारित इन नोट्स को समझा, उन पर बात की। ये तो साफ है कि ये आदतें कोई अलग-अलग टिप्स नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़ी हुई हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर टिकी हैं। बिल्कुल, ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं कि पहुंच गए और काम खत्म। इन्हें अपनाने में, अपनी आदत बनाने में समय लगता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। आज की हमारी इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है, वो ये कि इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिस पर अगर अभी ध्यान देना शुरू किया जाए तो किसी के जीवन में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। हो सकता है किसी के लिए पहली आदत हो अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति को पहचानना। हाँ, या शायद 5वीं आदत, दूसरों को बेहतर ढंग से सुनना और समझना। या फिर 7वीं, खुद की देखभाल के लिए, अपनी आरी तेज करने के लिए समय निकालना, जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। बिल्कुल, पर जरूरी है कि अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक बिंदु चुनें। कहीं से तो शुरुआत करें।